नमस्कार साथियों, एग्जाम यात्रा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज फिर से आपकी क्लास स्टार्ट होने वाली पॉलिटी का। तो पॉलिटी में जो हमारा आज का चैप्टर होगा मूल अधिकार, जो संविधान के भाग 3 में दिया गया इसका वर्णन। तो चलिए देखते हैं मौलिक अधिकार या मूल अधिकार क्या होते हैं। ओके, हाँ, तो जैसे हमने बोला कि आज का जो हमारा टॉपिक है मूल अधिकार या मौलिक अधिकार कहते हैं। अभी तक हमने पढ़ा था कि संविधान में भाग 1 और 2 जिसमें राज्य और उसके जो प्रांत है उसके बारे में वर्णन दिया गया। दूसरे में नागरिकता की अवधारणा दी गई है। तीसरे भाग में जो दिया गया है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार से हमारा तात्पर्य है कि ऐसे अधिकार जो भारत के नागरिकों को नागरिक में प्राप्त हैं, यानी ये जो अधिकार हैं वो व्यक्ति को उसकी गरिमा और उसको मानव होने के नाते प्राप्त हैं। और खासकर जब राष्ट्र राज्य की अवधारणा के साथ देखते हैं तो राज्य के विरुद्ध जो अधिकार नागरिकों को प्राप्त होते हैं उसको हम मौलिक अधिकार कहते हैं। मौलिक अधिकार से तात्पर्य है कि व्यक्तियों के अंदर स्वतंत्रता, समानता, अभिव्यक्ति इत्यादि का जो संविधान में प्रावधान किया जाता है उस सारी विषयों को हम मौलिक अधिकार के रूप में समझते हैं। तो इस प्रकार ये एक नकारात्मक अधिकार है जो व्यक्तियों को राज्य के खिलाफ प्राप्त है, यानी राज्य के विरुद्ध प्राप्त है। यानी राज्य ऐसी कोई संस्था न बन जाए जो मानव के मानवता या मनुष्य के लिए औपीड़क का काम करे। तो इस प्रकार इस तरह के अधिकारों को हम मौलिक अधिकार कहते हैं। सर्वप्रथम इसका लिखित रूप में वर्णन अमेरिकी संविधान में है जिसको हम बिल ऑफ राइट्स कहते हैं। तो हम अपने यहाँ भी देखते हैं कि हमें यहाँ कौन से मूल अधिकार प्राप्त हैं। और मूल अधिकार की अवधारणा हमारे संविधान निर्माताओं ने अमेरिकी संविधान से लिया और इसका विस्तृत वर्णन हमारे संविधान में दिया गया है। तो चलिए देखते हैं भाग 3 मौलिक अधिकार। ऐसे अधिकार व्यक्तियों या नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता और अभिव्यक्ति के रूप में प्राप्त हैं। व्यक्तियों को ऐसे अधिकार स्वतंत्रता, समानता एवं अभिव्यक्ति के रूप में प्राप्त है। ऐसे अधिकारों को ही हम मूल रूप से मौलिक या मूल अधिकार के रूप में परिभाषित करते हैं। अब देखिए, इसका उल्लेख संविधान के तीसरे भाग में, यानी हमने बताया इसका उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तीसरे भाग में। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किस भाग में दिया गया है, तो तीसरे भाग में दिया गया है। अनुच्छेद 12 से 35 और कितने अनुच्छेद? अनुच्छेद 12 से प्रारंभ होकर अनुच्छेद 35 तक का जो वर्णन है वो मूल अधिकार संविधान के भाग तीसरे में दिया गया है। समता का अधिकार। अब देखिए, पहला जो है मूल अधिकारों को हम कैसे वर्गीकृत करते हैं, जिसमें हमने क्या कहा? स्वतंत्रता, समानता, अभिव्यक्ति की मूल अवधारणा ही मूल अधिकार है। तो सर्वप्रथम देखते हैं कि समता का अधिकार यानी इक्वलिटी का अधिकार जो है संविधान में अनुच्छेद 14 से 18 तक का जो वर्णन है वो किसका है? समता के अधिकार का है। यानी सभी नागरिकों को इक्वल समझा जाएगा। नागरिकों में अपना वर्गीय या सामाजिक या राजनीतिक कोई ऐसा विभेद नहीं करेगा राज्य। ऐसे विभेद का निषेध किया गया। तो ये सारा वर्णन अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक किया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार। अब स्वतंत्रता में आता है आपकी अभिव्यक्तिक स्वतंत्रता, जीवन की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता इत्यादि अवधारणा जिस पे राज्य कोई प्रतिबंध नहीं लगाएगा। तो स्वतंत्रता की अवधारणा अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक दिया गया है। अब इसके बाद अगला देखते हैं शोषण के विरुद्ध। देखिए, जब हम किसी भी सभ्य समाज या मूल अधिकारों की बात करते हैं तो सबसे पहले ये होता है कि समाज में जब हम स्वतंत्रता की अवधारणा की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, राज्य सबको इक्वली देखेगा, तो वहाँ पे आता है कि फिर किसी संस्था, राज्य या व्यक्ति के द्वारा शोषित नहीं होगा। तो शोषण की अवधारणा का उन्मूलन जो है 23 से अनुच्छेद 24 में किया गया है कि कोई किसी भी प्रकार का नागरिकों का शोषण नहीं होगा, विशेषकर बच्चों और महिलाओं का। इस प्रकार शोषण की अवधारणा को समाप्त किया गया और सबको समानता की अवधारणा तभी होगी जब शोषण किसी प्रकार का नहीं व्याप्त होगा। इसका प्रावधान हमारे संविधान में अनुच्छेद 23 से 24 तक किया गया है।
अगला आता है धर्म की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25 से 28। जानते हैं हर मनुष्य के लिए अपने धार्मिक और आस्था और पंथ के विश्वास होते हैं। इस प्रकार की अवधारणा जो है धर्म की स्वतंत्रता का अनुच्छेद 25 से 28 दिया गया। और हमने भारत के बारे में पढ़ा था कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, लेकिन यहाँ सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता है, यानी राज्य यहाँ धर्म पे प्रतिबंध नहीं लगाता है। सभी धर्मों को समान अधिकार प्राप्त है, सभी व्यक्तियों को समूहों को प्राप्त है कि अपने धार्मिक विश्वास और मान्यताओं को मान सकता है। उसका देखिए संस्कृति और शिक्षा का अनुच्छेद 29 और 30 जो है अल्पसंख्यक समुदाय, जो यहाँ भारत में बहुत सांस्कृतिक समाज है, यहाँ पे हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग, विभिन्न भिन्न भिन्न जातीय समूह पाए जाते हैं। इन सारे लोगों को अपने धर्म और संस्कृति और शिक्षा के प्रचार का अधिकार दिया गया अनुच्छेद 29 से 30 तक। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। इसका तात्पर्य है कि अगर किसी भी मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो इस प्रकार अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय में व्यक्ति जा सकता है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया गया है। जब अनुच्छेद 32 पढ़ेंगे तो विस्तृत में हम पढ़ेंगे कि संवैधानिक उपचार में कौन कौन से 5 प्रकार की रिटें होती है जो उच्चतम न्यायालय जारी करता है। अब देखिए, अब हम देखते हैं कि हर आर्टिकल्स में 12 से 13 में क्या है, 12 में क्या है, 14 से 18 में क्या है, 20-22 में क्या है, 23 से 24 में क्या है, 25 से 28 में क्या है, 29-30 में क्या है। इनको हम बिंदुवार देखते हैं कि इनका प्रावधान क्या क्या किया गया इसमें। अनुच्छेद 12 में राज्य का वर्णन, यानी अनुच्छेद जो 12 है इसमें राज्य और राज्य के अंगों का वर्णन किया गया है। राज्य, राज्य राज्य उसके अंग, प्राधिकार, राज्य से हमारा तात्पर्य है कि केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार, प्राधिकार, अधिकरण जिसमें सरकार प्रमुख रूप से होती है, यानी वो सरकार के अंग होते, इस तरह के सारे का वर्णन अनुच्छेद 12 में किया गया है। अब देखिए अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों से असंगत विधियों के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 13 है कि वो बताता है कि ऐसी कोई विधि जो मूल अधिकारों को कम करती है, न्यून करती है, यानी उससे असंगत है, अनुच्छेद 13 में उसका वर्णन किया गया है। और अगर अनुच्छेद 13(2) के अनुसार अगर वो विधि असंगत है तो उसको न्यायालय क्या कर सकता है, समाप्त कर सकते हैं, यानी मूल अधिकारों से असंगत कोई भी विधि मान्य नहीं होगी जो मूल अधिकारों पे अपना वर्चस्व स्थापित करती हुई, क्योंकि ये हमारे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है जो नागरिकों को मिला है आधारिक संरचना के रूप में, वो मूल अधिकार है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता या समता, यानी सभी लोग कानून या विधि के समक्ष बराबर माने जाएंगे, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, कोई नागरिक विशेष नहीं होगा, सबके साथ विधि एक बराबर कार्य करेगी। यह विचार इंग्लैंड से लिया गया है। एबी डाइसी एक इंग्लैंड के विचारक थे जिन्होंने विधि के समक्ष समानता के सिद्धांत का निर्धारण किया था या अवधारणा को प्रस्तुत किया था। तो ये किसका कथन है, एबी डाइसी का। तो अक्सर प्रश्न पूछा जाता है विश्व समानता कहाँ से लिया गया, तो इंग्लैंड से लिया गया। इसके प्रतिपादक कौन थे, तो एबी डाइसी थे। समान संरक्षण की अवधारणा, देखिए दो चीज आती है, विधि के समक्ष और एक होता है समान संरक्षण की अवधारणा। तो समान संरक्षण की अवधारणा जो है अमेरिकी संविधान से लिया गया है। विधि में समता जो है वो इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है और समान संरक्षण की अवधारणा जो है अमेरिकी संविधान से लिया गया है।
अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है। यानी जब हम समानता की अवधारणा की बात करते हैं तो किसी भी व्यक्ति को जन्म, लिंग, मूल स्थान इत्यादि के आधार पर विभेदित नहीं किया जा सकता है, सबको एक माना जाएगा। तो अनुच्छेद 15 में इसका कहा गया है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग के आधार पर विभेद का प्रतिषेध यानी इसको निषेध करता है, इसको रोकता है। अब देखिए इसी का जो अनुच्छेद 15 इसमें एक सेक्शन 3 जो आता है उसके तहत राज्य महिलाओं बच्चों के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। एक तरह से सभी को एक बराबर माना गया है, लेकिन महिला और बच्चों की स्थिति पुरुषों के बराबर नहीं होती है। इस प्रकार अनुच्छेद 15(3) में इनके लिए विशेष प्रावधान का दिया गया है कि महिला और बच्चों के लिए राज्य विशेष प्रावधान कर सकता है। अब चलिए अगला देखते हैं कि अनुच्छेद 15(4) जो क्या है। अनुच्छेद 15(4) राज्य सामाजिक, ध्यान दीजिए, समाज में सभी लोग एक बराबर नहीं, तो वो शैक्षणिक रूप में पिछड़े वर्ग यानी समाज के जो पिछड़े वर्ग उनके उत्थान के लिए सार्वजनिक सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है अनुच्छेद 15 के अनुसार उनके उत्थान के लिए। अब देखिए इनके उत्थान के लिए काम करेगा, लेकिन जो आरक्षण का प्रावधान है अनुच्छेद 16 में दिया गया है, लेकिन 15(4) और 16(4) जो है ये मिला के हैं कि सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया जाएगा। अनुच्छेद 16 देखिए लोक नियोजन के विषय में, यानी जैसे अनुच्छेद 15 में था कि सभी को समान माना जाएगा, वैसे ही अवसर की समानता सबको समान माना जाएगा। अनुच्छेद 16 में अवसर की समता यानी सबको बराबर अवसर दिया जाएगा लोक नियोजन यानी सार्वजनिक सेवाओं में, लेकिन अनुच्छेद 16(4) के अनुसार पिछड़ों को आरक्षण दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 15(4) के अनुसार परिभाषित किया गया है कि राज्य में कुछ सामाजिक और शैक्षणिक और तथा आर्थिक आधार पर पिछड़े वर्ग हैं, उनको वर्गीकृत करके अनुच्छेद 16 के 16(4) के तहत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। देखिए अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता है जिसको हम छुआछूत कहते हैं। यानी हमारे यहाँ जो समाज में एक बहुत बड़ी कुप्रथा के रूप में आ रहा था छुआछूत की, यानी कुछ जैसे दलित समुदाय के लोगों से सामान्य वर्ग के लोग या और ऊंचे लोग जो थे वो छुआछूत की अवधारणा रखते थे। तो इस प्रकार अनुच्छेद 17 में इसका उन्मूलन किया गया है कि अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत किया गया है, छुआछूत को निषेध किया गया है और इसको अपराध माना गया है। इस प्रकार अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत, परंतु सैन्य और शैक्षणिक उपाधि विदेशी नहीं मिलेगी। अब देखिए जो उपाधियों का अंत होता है, हमारा देश जब स्वतंत्र नहीं था, अंग्रेजी औपनिवेशिक काल में कुछ लोगों को उपाधि मिलती थी राय बहादुर के रूप में, सर के रूप में, नाइटहुड के रूप में। तो ऐसी उपाधियों को स्वतंत्र भारत में इसकी अवधारणा नहीं समझी गई, लेकिन सैन्य और शैक्षणिक उपाधि मिलती है, यानी सेना में जैसे आपको परमवीर चक्र, अशोक चक्र इत्यादि मिलते रहेंगे। इसके बाद एक विवाद आया कि जो भारत सरकार अपने नागरिक पुरस्कार जिसको हम भारत रत्न कहते हैं, पद्म भूषण, विभूषण, इसको भी प्रतिबंधित किया गया, लेकिन आगे चल के कहा गया कि नहीं ये कोई विदेशी उपाधि नहीं है, इसको दिया जा सकता है, ये नागरिक के रूप में दिया जाता है, न कि विशेषाधिकार और विशेष स्थिति के कारण दिया जाता है। इस प्रकार अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है। ये मूलतः उपाधियां जो थी वो ब्रिटिश सरकार जो थी उन उपाधियों का उन्मूलन किया गया। अनुच्छेद 19 से 22 तक में स्वतंत्रता का अधिकार है सुनिश्चित किया गया। अनुच्छेद 19 और 22 में जिसमें अभिव्यक्तिक स्वतंत्रता, जीवन की स्वतंत्रता, दैहिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता इत्यादि स्वतंत्रता की जो विस्तृत अवधारणा अनुच्छेद 19 से 22 तक में किया गया है। तो चलिए देखते हैं अनुच्छेद 19 में किस प्रकार की स्वतंत्रता प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 प्रकार की, कितने प्रकार की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है? 6 प्रकार की स्वतंत्रता का किया गया है। जो देखिए 6 प्रकार की स्वतंत्रता कौन कौन सी हैं? 19(1)(a) देखिए अनुच्छेद 19(1) आता है, ए बी सी डी ई जो होती है जो स्वतंत्रता प्रदान की गई है 6 प्रकार के, उनका वर्णन करता है। और 19(2), 3, 4, 5, 6, 7 जो है उनका निषेध करता है युक्तियुक्त रूप में, यानी जो देश के खिलाफ न हो, ऐसी स्वतंत्रता न प्रदान की जाए जो देश की एकता में बाधक हो, देश के शासन प्रशासन में बाधक हो। कोई व्यक्ति देश के खिलाफ नहीं जा सकता है, कोई हथियारों के साथ प्रदर्शन नहीं कर सकता है। इस प्रकार युक्तियुक्त प्रतिबंध का जो प्रावधान है वो
2, 3, 4, 5, 6, 7 में है और स्वतंत्रता का वर्णन जो है 19(1) A, B, C, D, E करके है। तो देखिए अनुच्छेद 19(1) A में वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, यानी हम अपनी बात को कह सकते हैं, राज्य के खिलाफ भी कह सकते हैं, इसमें धरना प्रदर्शन इत्यादि सब कुछ शामिल है। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में प्रेस की स्वतंत्रता आती है, हमारे वोट देने की स्वतंत्रता आती है, राजनीतिक स्वतंत्रता आती है। इन सारे का वर्णन 19(1) A में किया गया है, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी हम अपनी बात रख सकते हैं। अब देखिए 19(1) B में शांतिपूर्ण बिना हथियारों के सम्मेलन की स्वतंत्रता, यानी देखिए लोकतंत्र की जो आवश्यक शर्त होती है उसमें होती है सामाजिक संघ जितने भी होते हैं, सामाजिक आर्थिक जितने भी संघ होते हैं, व्यक्तियों के समूह होते हैं, उन्हें अपने सम्मेलन करने का, प्रदर्शन करने का, लेकिन ये बिना हथियार के देश के खिलाफ नहीं होना चाहिए, नहीं तो 19(3) के तहत इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इस प्रकार 19(1) B में बिना हथियारों के सम्मेलन की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। अब देखिए 19(1) C के अंतर्गत समूह संघ बनाने का, यानी मजदूरों का संघ, किसानों का संघ, व्यापारियों का संघ, छात्रों का संघ इत्यादि जो है संघ बनाने की जो स्वतंत्रता है वो भी अभिव्यक्ति की ही स्वतंत्रता है और इसका वर्णन 19(1) C में किया गया है। लेकिन ये देश के खिलाफ नहीं होना चाहिए, नहीं तो इस पे भी राज्य क्या कर सकता है, प्रतिबंध लगा सकता है। देखिए 19(1) D के तहत भारत के संपूर्ण भाग में आवागमन, जब हमारे यहाँ एकल नागरिकता है, भले ही संघीय व्यवस्था है, लेकिन भारत में कहीं भी लोग आ सकते हैं, जा सकते हैं, किसी प्रकार का रोक टोक नहीं है, किसी प्रकार के परमिशन की आवश्यकता नहीं है। तो 19(1) D में भारत में भूभाग में आवागमन का, 19(1) E में भारत के किसी भी भूभाग में निवास करने की स्वतंत्रता, यानी भारत के किसी भाग में किसी भी नागरिक को बसने की स्वतंत्रता है। कुछ जगहों पर इसका अपवाद है, वहां पर परमिशन लिया जाता है, वो देखा जाएगा आगे चल के। तो डी में आने जाने की, ई में बसने की। 19 जी के तहत व्यवसाय, आजीविका, वृत्ति, यानी कहीं भी आपको व्यवसाय करने, जीवन यापन करने के लिए, आर्थिक गतिविधियां चलाने के लिए आप स्वतंत्र हैं। इसका वर्णन 19(1) जी में दिया गया है। अब देखिए अनुच्छेद 20 अब देखते हैं। अभी आपने स्वतंत्रता में क्या देखी, बोलने की स्वतंत्रता, प्रदर्शन करने की स्वतंत्रता, समूह सम्मेलन बनाने की स्वतंत्रता, भारत के किसी भी भूभाग में बसने की स्वतंत्रता, कहीं पे भी आर्थिक गतिविधियां चलाने की स्वतंत्रता, इस प्रकार की हमारी स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया 19(1) A के ABCDE के तहत, जी के तहत। लेकिन 19(2), 19(3), 4, 5, 6, 7 क्रमशः ABCD को प्रतिबंधित करता है, युक्त यानी जो देश और समाज के खिलाफ ना हो, देश की संप्रभुता खिलाफ ना हो, कानून व्यवस्था खिलाफ ना हो, यानी देश के विभाजन करने या देश को तोड़ने इत्यादि की स्वतंत्रता नहीं प्रदान की गई है। इस प्रकार अब देखते हैं, हमने 19 को देख लिया, अब देखते हैं अनुच्छेद 20 क्या कहता है हमारे संविधान में। तो अनुच्छेद 20 अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी किसी नागरिक ने कोई अपराध किया है तो उसको हर जरूरी नहीं है कि उसको इतना कठोर सजा दिया जाए कि उसको सीधे मृत्यु दंड दे दिया, उसके अंग भंग कर दिया जाए, इस प्रकार नहीं है। हमारे यहाँ नागरिक स्वतंत्रता के अवधारणा के साथ किसी भी दोष या अपराध के लिए सजा का प्रावधान है और इसका भी संरक्षण मूल अधिकार के अंतर्गत ही किया गया है कि किस तरह का आपको सजा दी जाएगी, उसमें क्या क्या कंडीशंस होंगी, आप साथ औपीड़क के रूप में राज्य व्यवहार नहीं करेगा। तो देखिए क्या होता है अनुच्छेद 20, इसमें भी 1, 2, 3 सेक्शन होते हैं। तो अनुच्छेद 20 जो है अपराध के दोष सिद्धि के संबंध में, अगर क्वेश्चन पूछता है कि संबंध के संरक्षण किस में मिला है तो अनुच्छेद 20 में मिला है। अब देखिए अनुच्छेद 20 फर्स्ट क्या कहता है, 1 अनुच्छेद, इसमें भूतलक्षी विधि का निर्माण प्रतिबंधित किया गया। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 2010 में कोई अपराध किया तो उसमें उस अपराध के लिए कोई विधि नहीं थी, हमने क्या किया 2020 में विधि बना दी। अब कह रहे हैं 2010 में अपराध किए हो तो इस आधार पर तुम्हें सजा दी जाएगी, तो नहीं, बनी हुई विधि के अंतर्गत ही किया जाएगा। किसी को कानून बना के पीछे किए गए अपराधों के लिए सजा नहीं किया जा सकता है, इसको प्रतिबंधित किया गया है 20(1) में। अब देखिए 20(2) क्या कहता है, 20(2) कहता है इसके अनुसार एक ही अपराध के लिए 2 बार दंड को प्रतिबंधित किया गया है। यानी व्यक्ति ने कोई चोरी किया या खून किया, कुछ भी किया, कोई भी अपराध किया, उसको दंड एक ही बार दिया जाएगा, बार बार उसी अपराध के लिए उसको दंड नहीं दिया जाएगा। यानी 2 बार के दंड को प्रतिबंधित करता है, लागू विधि द्वारा एक ही बार दंड का प्रावधान है। ये अनुच्छेद 20(2) में दिया गया है।
20(3) जो कहता है कि किसी व्यक्ति को, यानी किसी व्यक्ति को अपना अपराध स्वीकार करने के लिए उसे ही नहीं गवाह बनाया जाएगा, यानी उसके विरुद्ध गवाही जो है बाध्य नहीं किया जाएगा, यानी स्वयं को उसके विरुद्ध अपराध के लिए स्वयं गवाह नहीं बनाया जाएगा, इस तरह नहीं दिया जाएगा। इस प्रकार का संरक्षण अनुच्छेद 20(3) में किया गया है। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए, जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है कि हर व्यक्ति का प्राण होता है, उसका नैसर्गिक अधिकार है, उसे राज्य छीन नहीं सकता है। इसका जो प्रावधान, जो कोर्ट का एक निर्णय आया था, ये मेनका गांधी बनाम और एक एडीएम शिवाकांत बनाम जबलपुर का केस था, इसमें अनुच्छेद 21 को व्याख्यायित किया गया था। इसमें यह बताया गया था कि प्राकृतिक न्याय की अवधारणा थी कि ये प्राकृतिक न्याय, इस पर राज्य किसी भी व्यक्ति के जीवन को समाप्त नहीं कर सकता है, यानी उसके पास ये अधिकार नहीं कि किसी भी व्यक्ति दैहिक और जीवन की जो स्वतंत्रता है उसको समाप्त कर दे, प्राण। इस प्रकार ये प्राकृतिक न्याय की अवधारणा जुड़ा है। जब हम केसेस को डिस्कस करेंगे तो फिर वहां अनुच्छेद 21 के बारे में दिखा जाएगा। अब देखिए, किसी व्यक्ति के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है, तो आगे चल के सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है जिसमें कहा जाता है कि जो शिक्षा का अधिकार है मनुष्य का, वो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया। तो इस प्रकार 86वें संविधान संशोधन 2002 में अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। अनुच्छेद 21 में अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान किया जाएगा। इसका वर्णन 86वें संविधान संशोधन 2002 में किया गया कि जो है 6 से 14 वर्ष के अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्राण और दैहिक मूल अधिकार है। इसका वर्णन अनुच्छेद 21 किया गया, इसको जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन 2002। अक्सर पूछा 86वें संविधान संशोधन कब किया गया? 2002। इसके तहत किसमें कौन सा सेक्शन जोड़ा गया? तो 21A जोड़ा गया है। इसके तहत अनिवार्य और प्राथमिक शिक्षा कितने वर्ष के बालकों के लिए? 6 से 14 वर्ष के लिए। अब देखिए, अनुच्छेद 22 भी वो अपराध और गिरफ्तारी के ही संबंध में वर्णन करता है। तो देखिए क्या है, अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से, यानी उसको कैसे रोका जाए। अब इसके भी 3 सेक्शन है। अनुच्छेद 22(1) मनमानी गिरफ्तारी से संरक्षण, किसी को जबरदस्ती गिरफ्तार नहीं किया जाता, अनुच्छेद 22(1) कहता है। अब देख लीजिए, किसी को भी जबरदस्ती गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 22(2) गिरफ्तारी में 24 घंटे के अवधि मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, यानी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट या न्यायालय के समक्ष उपस्थित किया जाता है। आप उसे अनिश्चित काल के लिए जबरदस्ती बंद नहीं कर सकते। एक तो मनमानी आप किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते बिना अपराध के। अनुच्छेद 22(3) अपवाद है, विदेशी शत्रु तथा निवारक नजरबंदी। कुछ ऐसे देशद्रोह के कानून होते हैं जिसमें किसी व्यक्ति को बंद किया जाता है, उसको जरूर नहीं कि मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए, जिसमें 2 प्रमुख कानून थे, एक था पोटा और टाडा और निवारक मीसा और टाडा। ये जो कानून थे निवारक कानून थे, विशेष प्रावधान थे, इसमें से अपराधियों को रखा जाता था जो देश के लिए बहुत बड़े खतरा थे। इसमें इनको वो उन्मुक्ति नहीं मिली अनुच्छेद 20(1) और 22 का, कि जिसमें मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जा सकता है। इसमें महीने 2 महीने तक भी रखा जा सकता है, मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार अनुच्छेद आपने 20 को देखा, 21 को देखा और 22 को देखा। इस प्रकार हमारा मूल अधिकार के कुछ सेक्शन पूरे हो गए। अब अगले क्लास में हम जो स्टार्ट करेंगे वो अनुच्छेद 23-24 शोषण के विरुद्ध धर्म, स्वतंत्रता, संस्कृति और संवैधानिक उपचार के रूप में। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में अब मिलते हैं अगले मूल अधिकार के चैप्टर पे।